फ़ोन जैसे ही बजना शुरू हुआ था, तुरंत ही तृषा की नींद डिस्टर्ब हो गई थी और फिर वो मुंह पर अपने पिलो रखते हुए कहती है, नहीं करो, बंद करो इसे।" और फिर वो दूसरी तरफ करवट करके सो जाती है। फ़ोन भी अब अविनाश ने उठा लिया था और कान पर लगाते हुए कहते हैं, "क्या है?" दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, "आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है सर।" दानिश के इस टोन को अविनाश कभी भी सीरियस नहीं लेते थे और वो आराम से वहीं बेड पर आकर बैठते हुए कहते हैं, बोलो अपनी इंपॉर्टेंट बात, सुन रहा हूँ।" दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, "सर मुझे आइडिया मिल गया सर। सर मैं कैसे उन लोगों की नज़र में हीरो बन सकता हूँ सर। सर आपको बताऊँ सर?" इस तरफ से अविनाश जो कहते हैं, "इतना एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं, आई नो कि कुछ घटिया ही सोचे होगे, बट फिर भी अगर बताना है तो बोलो।" दानिश कहता है, "सर क्यों ना हम अपने आई मीन आपके भी तो ससुर और साहस ही लगेंगे वो, तो सर विथ ड्यू रिस्पेक्ट मैं चाह रहा था कि अगर मैं इन दोनों लोगों को गुंडों से गिरवा दूँ और फिर जाकर के उन लोगों को बचा लूँ, तो आपको नहीं लगता कि 90s के हीरो की तरह मैं भी उन लोग की नज़रों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन जाऊँगा? आई मीन समथिंग लाइक उनके दामाद लायक।" ये सुनते हैं विराज अपने फोrehead पर अपने हाथ रब करते हुए कहते हैं, "ये आइडिया तुम्हारा, तुम ऐसे उन लोग के सामने हीरो बनना चाह रहे हो दानिश? तुम्हारा दिमाग काम के अलावा और किसी चीज़ में क्यों नहीं चलता है?" तब इस बात पर दानिश खुश होते हुए कहता है, "सर आप कितनी तारीफ़ करते हैं मेरी, मतलब आपको लगता है कि काम में मेरा दिमाग चलता है सर?" तब विराज कहते हैं, "हाँ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर मेरा गन जो चल जाएगा तुम्हारे सर पर। ये बताने के लिए तुम सुबह सुबह मुझे कॉल कर रहे हो। तुम्हें पता है तृषा डिस्टर्ब हो गई तुम्हारे इस कॉल से। चीज़ सोच कैसे लेते हो तुम? इतना ज़्यादा कैसे गिरा लेते हो अपने दिमाग के स्टैंडर्ड को?" और ये बोल करके उन्होंने फ़ोन कट कर दिया था। दूसरी तरफ से मृदुल कहती है, "क्या हुआ? आइडिया कैसा लगा उन्हें?" तब इस बात पर तानिश जो मुँह बनाते हुए कहता है, "बेकार लगा।" "बताओ, ऐसी भी कोई बात होती है क्या?" "हाँ, अब क्या करूँ?" तभी मृदुल कहती है, "ऐसे कैसे बेकार लगा? मैं बताती हूँ इनको, दिमाग ख़राब हो गया इनका।" और फिर ये बोल कर के उसने खुद ही दानिश के फ़ोन से दोबारा से कॉल कर दिया था। अभी अविराज जो कि तृषा की तरफ हल्का-हल्का झुक रहे थे और धीरे से उसके चेहरे पर आ रहे कुछ बालों को हटा रहे थे और उसके चेहरे की तरफ बहुत ही ध्यान से देखते हुए कहते हैं, "जल्दी से जल्दी ये दानिश अपना काम ख़त्म करे और मैं तुम्हें यहाँ से दफ़ा करूँ। मुझे नहीं चाहिए कोई डिस्ट्रैक्शन मेरे आसपास।" और जैसे उन्होंने इतना बोला था तभी काफ़ी ज़ोर से फिर से रिंग बजना शुरू हो जाता है, जिससे तृषा की नज़रें जो कि एकदम से खुल गई थी और जैसे ही अविराज के चेहरे पर एक हल्की सी प्यारी सी सॉफ्ट एक्सप्रेशन देख कर के तृषा अपनी आंखें खोली थी, वो एकदम से घबरा जाती है क्योंकि वो इस वक्त तृषा के चेहरे के काफ़ी करीब झुके हुए थे और वो चिल्लाती उससे पहले अविराज कहते हैं, "चुप रहो, हर बात पर चिल्लाती क्यों हो तुम?" और फिर वो फ़ोन की तरफ देखते हैं गुस्से में, फ़ोन जैसे उन्होंने उठाया था। दूसरी तरफ से इस वक्त मृदुल जो कि फ़ोन पर कुछ बोलने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही इस तरफ से विराज चिल्लाते हुए कहते हैं, "तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती है?" दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, "ओ मिस्टर, शांत हो जाइए आप, ठीक है? वरना तृषा को सब कुछ बता दूंगी मैं।" जैसे ही ये धमकियाँ विराज को मिली थी, वो अपनी आंखों को थोड़ा सा बड़ी करते हुए कहते हैं, "हाँ, क्या? तुम तृषा को सब कुछ बताओगी? तुम दोनों के चक्कर में ये सब कर रहा हूँ मैं। और ये जो भाई भाई बोल करके मेरे साथ तुमने ये पंगा लिया है ना, ठीक नहीं किया तुमने। और अपनी इस अजीब सी नागिन जैसी बहन को मेरे साथ छोड़ दिया है।" ये सुनते ही तृषा जो कि उठ कर बैठते हुए कहती है, "क्या बोला मुझे नागिन?" अविराज उससे कहते हैं, "तुम उठ कैसे गई? सो जाओ।" और फिर वो अभी उठ कर के जा पाते तभी तृषा को थोड़ा सा शक हो जाता है कि आखिर ये उसकी बहन के बारे में कैसे बात कर सकते हैं। और फिर वो धीरे धीरे उनके पीछे लग जाती है, लेकिन अविनाश को इस बात का अंदाज़ा नहीं था। और वो दूसरी तरफ से मृदुल जो धीरे से कहती है, "हाँ तो अब आपने ही तो बोला था कि कभी ज़रूरत पड़े तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। भाई बोला है तो भाइयों की तरह फ़र्ज़ भी निभाइए ना। और इस आइडिया में क्या प्रॉब्लम है? मैंने ही तो निकाला ये वाला आइडिया। कितना मस्त आइडिया, आपको अंदाज़ा भी है। अगर मेरे मॉम डैड डर जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है तानिश आकर के उन्हें बचा लेंगे। और उसके बाद तभी अविनाश कहते हैं, और उसके बाद वो लोग यही सोचेंगे कि दानिश के ही गुंडे थे वो। तुम्हें क्या लगता है ये 90s के आइडियाज़ तुम्हारे मॉम डैड पर वर्क करने वाले? और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर तुम और तुम्हारे मॉम डैड जाने, मैं इसमें कोई हेल्प नहीं करने वाला।" तभी मृदुल कहती है, "वो गुंडे तो आपके ही होंगे ना? अगर आपके बॉडीगार्ड्स रहेंगे तो फिर मेरे मॉम डैड को तो डर ही जाना है। इतने काले, इतने डेंजरस, इतने मुस्तंडी बॉडीगार्ड साउथ अफ्रीका से उठा उठा कर जो आप लाए हैं ना,
हाँ, उन्हें तो देख कर के मैं डर जाती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे मॉम डैड डर जाएँगे और उसके बाद से दानिश उन्हें जाकर बचा लेंगे। प्लीज़ आप एक बार इसको अप्रूव कर दो ना, ये आइडिया वाक़ई काम कर जाएगा सच में। क्योंकि अब मैं और ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रहना चाहती। मुझे भी अब दानिश के घर जाना है। तभी अविराज जो कि थोड़ा-सा चुप हो जाते हैं क्योंकि दानिश का अपना कोई ऐसा घर नहीं था जहाँ पर वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो रह पाएगी। दानिश ने तो बस अपने परिवार के बारे में जो भी कुछ बताया था वो हमेशा से अविराज की फ़ैमिली के बारे में ही बताता था क्योंकि अविराज की फ़ैमिली को ही उसने अपना माना था और अविराज भी उसे अपने छोटे भाई की तरह मानते थे। वो मृदुल से कहते हैं, कर लो यार तुम लोग ये प्लान एग्जीक्यूट, और अगर हो पाता है तो फिर देखो, मैं भी यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द तुम लोग का ये टेंट्रम ख़त्म हो ताकि तुम्हारी तुम्हारी इस बहन को मैं यहाँ से लेकर तुम्हारे घर पर छोड़ूं। पागल कर दिया इसने मुझे। और ये बोल करके वो फ़ोन काटते हैं और जैसे अभी पीछे की तरफ मुड़े थे उन्हें कुछ तो एहसास होता है, लेकिन फिर वो अपने आप के दिमाग को थोड़ा शांत करते हुए गहरी सांस भरते हैं और फिर फ्रस्ट्रेशन अपने चेहरे को हिला करके फ़ोन को साइड में रख दिए थे और वहाँ से निकल जाते हैं अब वार्डरोब से अपने कपड़े को लेकर के बाथरूम की तरफ ताकि वो तैयार होने जा सके। त्रिशा उन्हें कमरे में नज़र नहीं आई थी। उन्हें लगा था कि वो नीचे जा चुकी होगी, लेकिन तभी त्रिशा जो कि उस नंबर के बारे में सोचती है और साथ ही बार-बार जिस तरह से अविराज तुम्हारी बहन इस तरह बोल रहे थे, इसका क्या मतलब था? वो खुद ही उनकी कॉपी करते हुए कहती है, मैं नागिन तो नहीं हूँ वैसे, पर मेरे नागिन होने वाली बात ये बता किसको रहे थे? और मैं तो सिर्फ मृदुल दी की ही बहन हूँ। इसके अलावा और कोई तो मुझे नहीं, ये मृदुल दी से तो नहीं बात कर रहे थे। और ये चल क्या रहा है तुम दोनों का? मृदुल दी किसके साथ है? हे भगवान, मेरा तो दिमाग पागल हो, नहीं नहीं, हे भगवान, मेरा तो दिमाग पागल हो रहा है। कहीं मृदुल दी कहीं मृदुल दी किसी और के साथ तो नहीं? हो माय गॉड, और अगर ऐसा हुआ तो मम्मी पापा कितना डांटेंगे उन्हें, मारेंगे भी शायद। क्या करूं? मुझे ना बात करनी है मृदुल दी से, बट कैसे कांटेक्ट करूं? उनका तो कोई नंबर भी नहीं लग रहा। वो इसी तरह से खुद के साथ बहुत ज़्यादा डिटेक्टिव बन करके आपस में अपने दिमाग के सवाल जवाब कर रही थी और यूं ही इस तरह उसको खुद से बड़बड़ाता सुन करके अब कोई बाहर आ चुका था बाथरूम से और तभी तभी उसके कान के पास आकर के अचानक ही झुकते हुए कहता है, तैयार नहीं होना है तुम्हें? जैसे ही आवाज़ अविराज के उसके कानों में गई थी वो कूद करके थोड़ा दूर जा कर के बेड पर ही उछल कर बैठ जाती है और उसे यूँ मेढक की तरह कूदता देख करके अविराज जो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये क्या था? अविराज को पहली बार तृषा ने मुस्कुराते हुए नोटिस किया था और फिर वो उनको देख करके अपनी पलकें झपकाते हुए कहती है, आप स्माइल भी करते हैं क्या? अविराज जो कि तुरंत ही सख्त होते हुए कहते हैं, नहीं, लेकिन आइंदा से ऐसी पागलों वाली हरकतें मत करना, वरना खामखा मुझे कहीं तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल ना छोड़ना पड़े। और ये बोल करके अब उसके सामने ही रेडी हो रहे थे और वो भी इस तरह। ऊपर से तो उन्होंने कुछ नहीं पहन रखा था, हाँ बस नीचे उन्होंने अपने ट्राउज़र डाल रखे थे। जिसे नोटिस करते हुए आराम से त्रिशा उनको लगातार देखे जा रही थी, लेकिन फिर अपनी नज़रों को घुमाते हुए कहती है, नहीं मैं नहीं देख सकती, ये तो दीदू के माल है ना, मैं क्यों देखूँ इनको, छी। और फिर वो जल्दी से उठ जाती है और उठते उठते वो भी अपने कपड़े लेकर के जाती बाथरूम की तरफ, लेकिन तभी अविराज जो उसके हाथों से कपड़ा छीनते हुए कहते हैं, ये कपड़े नहीं पहनने तुम्हें, मैं दूसरे मंगवा रहा हूँ, वो पहनकर आज कॉलेज चलोगी। ये सुनकर त्रिशा पूछती है, पर क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अविराज उससे कहते हैं, क्योंकि ये तुम्हारे पेट को कवर नहीं कर पाते और मुझे तुम छोटे टॉप में नहीं चाहिए। ये सुनकर त्रिशा चिढ़ते हुए कहती है, ओह टिपिकल सोच, आई अंडरस्टैंड कि यू आर माई जीजू, बट इट डजंट मीन कि आप इस तरह की हरकतें करेंगे और मैं बर्दाश्त करूँगी। मैं यही पहनकर जा रही हूँ। अविराज जो कि उसके हाथ से उस टॉप को छीनते और उसे बहुत बुरी तरह से फ्लोर पर फेंक दिए थे और उसे घूरते हुए कहते हैं, मैंने मना किया है ना, नहीं पहन सकती। त्रिशा भी अपने चेहरे को उठाकर उनके चेहरे की तरफ बहुत ही गुस्से में देखते हुए कहती है, एक मिनट, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं कि आप मेरे जीजू नहीं बल्कि मेरे शौहर हों? देखिए, मैं क्या पहनूंगी इससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, समझे आप? अविराज उसे कहते हैं, ये कपड़े तुम लेकर नहीं जा रही हो, बात ख़त्म। और ये बोल कर के अविराज ने उसके टॉप को उसके सामने उसके चेहरे के सामने ले आकर के फाड़ दिया था और जैसे ही उसके दो टुकड़े हुए थे अविराज उसके हाथों में देते हुए कहते हैं, लो अब पहन लेना। और ये बोल भी वो अपने शर्ट को उठा पाते उससे पहले ही
त्रिशा जो आकर के उनके शर्ट को खींचते हुए कहती है, ये आपने ठीक नहीं किया, वो मेरा फेवरेट टॉप था। अब एक घटिया विश लिस्ट है तुम्हारी, मुझे तुम्हारी स्टैंडर्ड पसंद नहीं आई, इसे चेंज करो। तभी त्रिशा कहती है, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे कि आप मेरे बाप भाई या मेरे शौहर हो। देखिए, मैं अपनी लाइफ में ना अपने मॉम डैड के अलावा और किसी की बात नहीं मानती हूँ, समझे आप। इस बात पर अविराज भी अपने सर को हाँ मिलाकर कहते हैं, और तुम भी समझ जाओ, मेरे साथ हो, मेरे हिसाब से रहो, नहीं रहोगी मेरे साथ फिर जो मन चाहे वो करो, आई डोंट केयर। और ये बोल करके वो त्रिशा के जीन्स की तरफ देखते हुए कहते हैं, मुझे तो ये भी नहीं पसंद है, बट कोई बात नहीं, आज के लिए एडजस्ट कर रहा हूँ। ऊपर तुम आज शॉर्ट कुर्ती पहन कर चलोगे, उसमें ज़्यादा प्यारी लगती हो। और ये बोल करके वो अब अपने कपड़े को पहनना शुरू कर चुके थे। त्रिशा जो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त इरिटेट हो रही थी और इस हरकत से उसे बस में इतना मन कर रहा था कि वो अपने हाथ में कुछ तो ऐसा ले जो कि इनके सर पर मार करके इनका सर फोड़ दे, या फिर इनका मुंह तोड़ दे, या फिर इनके दांत, या फिर इनके होंठ, या फिर इनकी आंखें निकाल दे, क्या करे इनके साथ। लेकिन फिर वो बस अपने गुस्से को थूक बना करके गटक जाती है और फिर जा करके शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। आज लगभग 25 मिनट हो चुके थे, वो शावर से हट ही नहीं रही थी। बाहर से आवाज़ आती है, कितना देर नहाती हो तुम, बाहर आओ। लेकिन त्रिशा चिल्लाते हुए कहती है, नहीं आऊँगी, यहीं पर रहूँगी, पूरा दिन यहीं पर रहूँगी, गुस्सा आ रहा है मुझे, खामोखा कुछ सुन जाएंगे आप, निकलिए यहाँ से। कितने बुरी तरीके से विराज को वो डांटी थी। विराज जो अपनी शक्ल को जा करके शीशे में देखते हुए कहते हैं, अब अगर मैं इस पर नाराज़ होता हूँ तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी, इसे मुझसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए ना, मैंने कुछ गलत थोड़ी ना किया। मैं तो बस इसे छोटे टॉप पहनने से मना करूँ बिकॉज़ वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं। और ये बात बोलते बोलते उन्होंने अपनी नज़रें इधर उधर कर ली थी, जैसे कि वो खुद को फेस ना कर पा रहे हों, या फिर शायद उनका दिल कुछ ऐसा कह रहा हो। झूठ क्यों बोल रहा है, डिस्ट्रैक्ट तो खुद होता है। देखना अपने आप को शीशे में, देखना नज़रें क्यों चुरा रहा है विराज। विराज जो खुद को घूरते हुए कहते हैं, हाँ तो ठीक है ना, मैं भी तो इंसान हूँ, हो सकता हूँ डिस्ट्रैक्ट, कोई भगवान नहीं हूँ मैं। खैर, मैं क्यों होगा डिस्ट्रैक्ट उससे, कितनी अजीब सी है, यक। और ये बोल करके वो चिल्लाते हुए कहते हैं, मैंने यहाँ पर कपड़े रखवा दिए तुम्हारे, चेंज कर लो आकर के, और ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, जल्दी आओ वरना मैं अंदर आ जाऊँगा। तभी त्रिशा चिल्लाते हुए कहती है, हिम्मत है तो कदम भी रख कर दिखाइए अंदर, मुंह तोड़ दूंगी आपका। कितनी बुरी तरीके से रिएक्ट कर रही थी वो। विराज जो कि अपने गुस्से को पीते हुए कहते हैं, इसका मैं क्या करूँ, ओह काम डाउन। और फिर वो अब अपने गुस्से को जाते हैं बैकयार्ड पर निकालने, जहाँ अभी भी रूम में बंधा वो चौहान जो कि अपनी जान की भीख मांग रहा था। लेकिन अविराज का गुस्सा जो कि अभी तक तो त्रिशा पर था, वो आकर के चौहान के मुंह पर उतर जाता है और उनके हाथों में कुछ ब्लड्स के स्पॉट्स लगे हुए थे, जिसे वो वाइप करते हुए अब अंदर की तरफ आ चुके थे। वीर उन्हें देखते और बस हल्का सा स्माइल करके अपने चेहरे को झुका लिया था। सारे लोग इस वक्त ब्रेकफास्ट के लिए बैठे हुए थे। अविराज के बड़े भाई भी इस वक्त यहीं पर थे। आज के बड़े भाई आशीष, वो भी इन सारे कामों में बहुत ज़्यादा माहिर थे और बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहते थे। तभी आरोही जो आकर के उनके लिए गाजर का हलवा उनके प्लेट में सर्व करते हुए कहती है, देखिए ना कितने प्यार से बनाया मैंने, अब आप मना मत करिएगा प्लीज़, चुपचाप से खा लीजिएगा। आशीष जो उसके हाथ को पकड़ते हुए धीरे से कहते हैं, क्या ज़रूरत है तुम्हें बनाने की, किचन में रहने की क्या ज़रूरत है तुम्हें, वैसे भी तुम इतना काम करती हो घर का, तुम घर पे आराम से बैठा करो बस, और अगर बोर होती हो तो कहीं शॉपिंग वगैरह पर चली जाया करो। उनको इस तरह से बातें करता सुनकर के आरोही जी आकर के उनके बगल में बैठते हुए कहती हैं, आप भी ना कितना ख्याल रखते हैं मेरा सबके सामने, अगर ये रूम में होते ना और मैं इनके लिए गाजर का हलवा इनकी प्लेट में सर्व कर देती, आई प्रॉमिस कितनी बुरी तरीके से मुझे डांट पड़ता मुझे ही पता है। वो तो विराज जी यहाँ पर मौजूद है, इस वजह से ही कुछ बोल नहीं रहे। इस बात पर आशीष जो गुस्से में कहते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है मैं विराज से डरता हूँ। विराज जो इस बात पर बस अपने गले को क्लियर करते हुए कहते हैं, अगर बहसबाजी हो गई तो हम ब्रेकफास्ट कर लें शांति से। और फिर वो एक स्टाफ से कहते हैं, जा करके त्रिशा को बुला। लेकिन अभी जैसे ही वो स्टाफ अपने सर को हाँ मिला था, विराज उसे रोकते हुए कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद चाहता हूँ। और फिर जैसे ही वो ऊपर की तरफ गए थे, आशीष आरोही की तरफ देखकर कहते हैं, ठीक है कर लो जितनी बदमाशियाँ करनी है, रात में बात करते हैं, आज घर पर ही रहूँगा मैं। तभी धीरे से आरोही जो उनके चेहरे की तरफ झुककर कहती है, क्या कर रहे हैं सब लोग सामने, मम्मी जी भी देख रही हैं। तभी अर्चना जी कहती हैं, तो क्या हुआ, मैं अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती हूँ, ठीक है आप लोग कर लो अपना।
वीर जो हंसते हुए कहता है, वैसे एक बात तो है, एक आप दोनों की जोड़ी और एक मेरे भाई और भाभी की जोड़ी। जैसे ये बात वो अभी अविराज की तरफ देखकर बोल रहा था, आरोही कहती है, क्या मतलब? अभी आपके भाई की जोड़ी आई कहाँ है? पता नहीं कहाँ होगी बेचारी। वहीं दूसरी तरफ मृदुल और दानिश जो मस्त प्लानिंग कर रहे थे, गुंडों को अच्छी तरीके से एक्टिंग सिखा रहे थे और इसमें मृदुल काफ़ी ज़्यादा माहिर थे। वो अच्छे से उन लोगों को ट्रेन कर रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए उसके मामले अच्छी तरीके से डर जाए, कि जब दानिश आए तो उनको वो किसी भगवान से कम ना लगे। यही कमरे में अविराज जो पहुंचते हुए कहते हैं, अब तक तैयार नहीं हुई, क्योंकि इस वक्त उन्होंने बेड पर कपड़े देखे थे जो कि वो खुद ही रख कर गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब ये लड़की बाहर आ चुकी है। हाँ, वो बात अलग थी कि उसने कुछ पहना नहीं था, मगर इसके बावजूद भी वो अपने टॉवल को इधर उधर लहराते हुए अपने आप को पोंछ रही थी और उसके साथ ही अपने बालों को भी इधर उधर घुमा करके ड्राई कर रही थी और गाना गा रही थी ताकि उसका दिमाग थोड़ा सा ठंडा हो सके। मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो। और ये बोल कर के वो एकदम से चुप हो जाती है, क्योंकि उसके दिमाग, होठ, उसकी ज़ुबान, उसका शरीर काम करना बंद कर गया था शायद, और वो अपने आंखें बस एक बार ब्लिंक करती है और बस चुपचाप खड़ी रह जाती है। तभी विराट जो कि इस मौके का पूरा फ़ायदा उठा कर के उसके 2 कदम आगे बढ़ते हुए कहते हैं, आ गया सामने। धीरे से जैसे ही अविराज ने इतना बोला था, अब त्रिशा क्या ही करती, वो एकदम से चुप रह जाती है और फिर अपने चेहरे को नीचे की तरफ झुकाती है, जो कि उसने अपने आप को टॉवल से रैप तो कर रखा था, मगर इसके बावजूद भी ये काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक था। और वो जल्दी से अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ते हुए कहती है, ये क्यों आए? मैं आपको नहीं बुला रही थी, चेंज कर रही थी मैं, जाइए यहाँ से। अविराज जैसे कहते हैं, हाँ तो जा रहा हूँ, इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है? पहले खुद बुलाती हो, अब जाने के लिए कह रही हो। जा रहा हूँ, और जल्दी तैयार होकर नीचे आओ, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, वरना तुम्हारा ब्रेकफास्ट मिस हो जाएगा। और ये बोल करके वो बहुत ही सॉफ्टली वहाँ से धीरे धीरे जाने लगे थे। तभी त्रिशा जैसे उनको मुड़ करके देख पाते, अविनाश भी मुड़ते हुए कहते हैं, अच्छा वैसे इसके साथ ना बाल खोल करके रखना, तुम्हारे ऊपर अच्छा लगता है। और जैसे ही उन्होंने देखा था कि त्रिशा भी उनकी तरफ मुड़ी हुई है, अविनाश जो धीरे से अपने बालों पर अपना हाथ फेरते हुए कहते हैं, जा रहा हूँ। और ये बोल कर के ना जाने कि उनके चेहरे पर एक हल्के से स्माइल आ गई थी, जिससे त्रिशा की तो अब शर्म की पीक नहीं रह गई थी। वो एकदम से अपने मुंह पर अपना हाथ रखती है और जोर से चिल्लाते हुए कहती है, ऐसा क्यों हो गया? शिट 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 शिट, कितना परेशान कर दिया मुझे। और फिर वो जल्दी से जाकर के दरवाजे को अंदर से लॉक करते हुए कहती है, "आह, अब मैं क्या करूं, कैसे फेस करूंगी इनको?" और वो एकदम से अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा परेशान थे कि वो इस बारे में किसी को बता भी नहीं सकती थी। जिस कलर का इस वक्त उसने कुर्ते पहना था वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सूट कर रहा था। वो लाइट ग्रीन था और बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था उसके ऊपर। साथ ही उसने बालों को खोल कर ही रखा हुआ था, क्योंकि ऐसा नहीं था कि वो विराज की बात मानने वाली थी, मगर हाँ ये बात थी कि उसे अपने चेहरे को कैसे भी करके ज़्यादा से ज़्यादा ढकना था। वो अपने बुक को अपने हाथों में यूं ही जकड़े हुए अपने सीने से लगाई थी और नीचे की तरफ आ रही थी। अविनाश की नज़र जो कि उससे हट नहीं रही थी, और ये बात अर्चना जी जैसे ही नोटिस करती हैं, वो अपने हाथों को ले जा कर के धीरे से अविनाश के हाथ पर रखते हुए कहती हैं, बेटा नाश्ता पर ध्यान हो तो ज़्यादा बेहतर है ना। तभी वीर हंसते हुए कहता है, उनकी नाश्ता तो खुद ही चल कर आ रही हैं। जैसे ही अविनाश ने वीर के मुंह से ये सुना था, वो उसकी तरफ एक बार अपने चेहरे को घुमाते हैं और फिर अपना गर्दन हल्का सा टिल्ट करते हुए फोक की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, कुछ चाहिए तुम्हें? वीर अपने चेहरे को ना मिलाकर कहता है, नहीं मेरे पास है, मैं खा रहा हूँ। और ये बोलकर वो हंस देता है बस धीरे से। तभी त्रिशा आकर के वहाँ बैठना नहीं चाह रही थी, जिससे वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी आवाज़ आती है, अरे त्रिशा आओ बैठो, आओ साथ में खाते हैं। ये नूर थी, और उसको इस तरह से भागता देख करके वो उसको आकर के पकड़ लेती और धीरे से उसको भी अपने साथ बिठा चुकी थी, क्योंकि नूर भी अभी अभी अपने कमरे से बाहर निकली थी। अर्चना जी कहती हैं, दोनों बेटियाँ मेरी बदमाश हैं। कोई इतना लेट करता है भला ब्रेकफास्ट में, और तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई त्रिशा? तभी त्रिशा जो कि एक बार अविनाश की तरफ देखती है, लेकिन जैसे ही वो देखती है कि अविनाश तो पहले से ही उसे घूर रहे हैं, वो झटके से अपनी नज़र को घुमा करके अर्चना जी की तरफ कर दी थी और फिर हाफते हुए कहती है, वो मैं। तभी अविनाश धीरे से कहते हैं, गाना गा रही थी, बता दो ना।
त्रिशा कहती है, हाँ हाँ, वो मैं गाना गा रही थी। वो मैं गाना गा रही थी और थोड़ा सा डांस डांस कर रही थी। वो एक्सरसाइज होता है ना सुबह का, तो इस वजह से लेट हो गया। और अभी जिस तरह से वो हाँफते-हाँफते ये बता रही थी, आरोही प्यार से उसके कंधे पर हाथ टैप करते हुए कहती है, तो गाना गाने में तुम्हें इतना भी क्या डर लग रहा है जो अभी भी इतना परेशान हो? इट्स ओके, हम लोग तुम्हें गाने के लिए नहीं कहेंगे बेटा, अगर तुम्हें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो। और ये बोल कर के वो उसका गाल खींच रही थी, बस यूं ही खिंचाई में, और साथ ही उसके सामने आकर के बैठ चुकी थी। अब एक तरफ अर्चना जी उसे घूर रही थी, दूसरी तरफ आरोही। वहीं नूर भी उसके चेहरे की तरफ देख रही थी, जो कि बहुत ही बुरी तरह से लाल होता जा रहा था। तभी युग आकर के अपने हाथ में दूध का ग्लास पकड़े हुए कहता है, वैसे ब्लश काफ़ी अच्छा लग रहा है आपके चेहरे पर। त्रिशा को जैसे उसने देख करके ये बोला था, त्रिशा अपने गालों को अपने हाथों से ढकती तो है, लेकिन फिर तभी नूर उसके हाथों को नीचे करते हुए कहती है, हाँ वही तो मैं नोटिस कर रही हूँ। कौन से ब्रांड का ब्लश लगाते हो? बहुत प्यारा लग रहा है। तभी त्रिशा कहती है, मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती और मैं ब्लश नहीं यूज़ करती हूँ, शायद वो तब तबीयत थोड़ी ठीक नहीं। तभी नूर उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, हाँ वाकई तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारा चेहरा तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। आरोही कहती है, हाँ वो ब्लड का सर्कुलेशन जब तेज़ होता है ना, तो हो जाता है ऐसा, चेहरे पर लालिमा और ऐसे फीवर जैसा लगता है। त्रिशा कहती है, मुझे लग रहा है आज मुझे कॉलेज नहीं जाना चाहिए। अविराज जो अपने ब्रेकफास्ट को अब यूं ही ख़त्म करते हैं और साथ ही अब अपने जूस को अपने होठों से लगा करके उसका एक सिप लेते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, हॉस्पिटल बगल में है, वहाँ पर चल के चेकअप करवा लेना। चलो, खा लिया तुमने? तभी त्रिशा अपने चेहरे को ना में हिला करके यूं ही अपने सिर को झुकाए हुए कहती है, नहीं अभी तो मैं शुरू भी नहीं की। अविराज उसे कहते हैं, खुद खाओगे या फिर मैं खिलाऊं? जैसे अविराज ने इतने हक से ही बोला था, आशीष जो अपने गर्दन को इधर उधर घुमाते हुए कहते हैं, अविराज वैसे तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? अविराज कुछ सोचते हुए कहते हैं, बस दानिश अपना काम ख़त्म करे, उसके बाद से उस लड़की को घर छोड़ो। ये सुनकर के सारे लोग एकदम से हैरान थे कि आखिर अविराज किस बारे में बात कर रहे हैं। अविराज जो कि अपने होश में वापस आते हुए कहते हैं, ठीक चल रहा है, बस वही दानिश का थोड़ा बहुत नाटक है, विक्रांत भी ठीक होने वाला है, 2 दिन काम पर वापस होगा तो चीज़ें हैंडल कर लेंगे हम। आशीष जो इस तरह से अविराज को कभी बात करता हुआ नहीं सुने थे, वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट और क्लियर लहजे में बात करते थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर कुछ अलग ही शिकन थी, जैसे कि वो किसी बात को लेकर के अंदर ही अंदर परेशान हो। तभी त्रिशा धीरे से कहती है, मेरा हो गया, मैं चलती हूँ। वो जैसे ही खड़ी हुई थी, अपने बैग को संभालते हुए और साथ ही कुछ बुक्स जो कि उसने अपने हाथ में पकड़ रखे थे, वरना उसका बैग बहुत ज़्यादा भारी हो जाता, वो अभी संभल कर के चल ही पाती, उससे पहले ही उसके पैर हल्का सा लड़खड़ा गए थे, जिससे उसकी बुक अभी गिरती, लेकिन उसे अविनाश ने अपने हाथ में ले लिया था। तभी धीरे से त्रिशा कहती है, थैंक यू, वो मेरा पैर फिसल गया था, मेरी बुक्स। वो अपना हाथ आगे बढ़ाए थे, लेकिन तभी अविनाश कहते हैं, इट्स ओके, मैं लेकर चलता हूँ, वैसे भी तुमसे ज़्यादा वेट तो तुम्हारे बुक का हो गया है। और ये बोल करके वो बाहर की तरफ निकल गए थे। सारे लोग जो कि अपने अपने खाने के कौर को अब चबाना छोड़ चुके थे, बल्कि यही ड्रामा देख रहे थे कि आखिर ये अविराज इतने सॉफ्ट तरीके से भी बात कर सकते कब से। अर्चना जी जो कि और ज़्यादा परेशान होने लगी थी, और वो पानी का पूरा ग्लास ख़त्म करते हुए कहती हैं, हे भगवान, मुझे चक्कर ना आ जाए, ये चल क्या रहा है? मेरा बेटा तो बहुत मैच्योर था, वो ऐसे किसी लड़की के जाल में फंसता जा रहा है। नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकती। नहीं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं? और वो अपने इस वक्त फोरहेड को अपने उंगलियों से प्रेस कर रही थी, ताकि उनका स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो सके। अविराज जो कि अब आ चुके थे अपने ड्राइविंग सीट पर, और त्रिशा पैसेंजर सीट पर। वैसे तो वो चाह रही थी कि वो पीछे बैठे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि अविराज उसे खुद ही चिल्ला करके बुला ही देते आगे की तरफ बैठने के लिए। अब अविराज जो कि गाड़ी शुरू कर चुके थे, और फिर से वही नज़ारा दिखता है इस वक्त त्रिशा को अपने ठीक बगल के लगे मिरर में। वही कुछ गाड़ियाँ जो कि फिर से अविराज को फॉलो कर रही थी, जिसके बारे में वो अभी अविराज से बताना तो चाह रही थी, लेकिन जैसे ही अभी वो उनकी तरफ मुड़ी थी, अविराज खुद ही गाड़ी में कुछ सॉन्ग चला देते हैं, जो कि अब त्रिशा का दिमाग और ज़्यादा ख़राब कर रहा था और सिनेरियो को और ज़्यादा डिस्टर्ब किया जा रहा था। उन दोनों के बीच बिल्कुल ऑकवर्ड साइलेंस बन चुका था, और था तो सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक का आवाज़। क्या तुझे अब ये दिल बताए, तुझ पे कितना मुझे प्यार आए, आंसू से लिख दूँ
कुछ भी न बोलूं, बरसों लंबी नींदें सो लूं, जिन आँखों में तू रहता है, सदियों तक वो आँखें न खोलूं। मेरे अंदर खुद को भर दे, मुझको मुझसे खाली कर दे। मेरे अंदर खुद को भर दे, मुझको मुझसे खाली कर दे। अब आज का सफ़र तो कुछ यूं ही तय हुआ था। दोनों, जो कि इस वक्त बोल तो कुछ नहीं रहे थे, बस इस वक्त गाड़ी में चल रहा था तो गाना, जो कि रह रह कर के वो दोनों अपने मन में गुनगुनाए जा रहे थे। लेकिन बार बार त्रिशा खुद को संभाल रही थी और समझाने की कोशिश कर रही थी। त्रिशा, जीजू है तेरे, कम ऑन, ऐसा नहीं कर। माना कि तेरी इनसे शादी हुई है, मगर इसके बावजूद भी ये तो यही समझते हैं ना कि हमारी शादी नहीं बल्कि इनकी मृदुल जी के साथ शादी हुई है। और अगर इन्हें पता चलेगा कि मुझे ये थोड़े थोड़े अच्छे लग रहे तो गंदा लगेगा ना। नहीं कर, नहीं कर त्रिशा, गलत बात है। बेचारी बेचारी खुद को कितना समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहीं अविराज के मोमेंट को और ज़्यादा अब बेकार बनाए जा रहे थे। जहाँ भी त्रिशा का हाथ रखा हुआ था, वहीं वो अपने हाथ को जैसे ही रखे थे, वैसे तो उनका इरादा था सिर्फ गियर चेंज करना, लेकिन कहीं गियर चेंज करने के बहाने वो त्रिशा को और ज़्यादा डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे थे। त्रिशा झटके से अपना हाथ हटाती है और तभी अविराज से कहते हैं, यहाँ हाथ क्यों रखा था? त्रिशा मुंह बनाते हुए कहती है, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ हाथ रखने वाले, वरना मैं क्यों रखती। और इसी तरह से अब वो चुपचाप दोबारा से शांत हो जाती है। गाड़ी अब कॉलेज के अंदर तो पहुंच चुकी थी और साथ ही वो धक धक करते हुए उसका दिल, जो कि अब उसके साथ ही कॉलेज के ठीक अब मेन एंट्री गेट के सामने था। इस वक्त उसका दिल, जो कि जोरों से धड़क रहा था, वो कार से उतरती है और फिर धीरे धीरे अपने कदमों को नीचे की तरफ अब बढ़ाना शुरू कर दी थी। और उसको सब लोग फिर से यूं ही घूर घूर कर देख रहे थे। और देखते भी क्यों ना, अविराज मेहरा के साथ उसका इस तरह से कॉलेज में एंटर होना, वो भी एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि 3 दिन से यही चल रहा था। और फिर वो धीरे धीरे करके अब आगे बढ़ती है। आसपास के सारे स्टूडेंट उसे घूर घूर कर देख रहे थे, लेकिन किसी की मजाल थी जो उसे कुछ कह सके। अविराज जो उसके पीछे पीछे चल रहे थे, उसकी प्रोटेक्शन की तरह। फाइनली अब वो क्लास में पहुंचती है और आज सारा मौजूद थी। सारा को देख करके तुरंत ही त्रिशा जाकर उसके बगल में बैठते हुए कहती है, कल कहाँ थी तू डायन? मेरा मन नहीं लग रहा था क्लास में, और तू क्यों गायब हो गई थी? कल तुझे पता है कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया सर ने? तभी नताशा कहती है, इट्स ओके, मैंने उसे समझा दिया टॉपिक। वैसे भी ये कह रही थी कि तुम्हें कई बार कॉल किया इसने, लेकिन तुमने फ़ोन ही नहीं उठाया। तभी त्रिशा अपने माथे पर मारते हुए कहती है, मेरा तो फ़ोन कहाँ रहता है, मुझे कुछ भी पता नहीं है। इवन मुझे आजकल किसी चीज़ की खबर ही नहीं रहती है, पता नहीं क्या चल रहा है मेरे साथ। तभी सारा कहती है, क्या चल रहा है आपके साथ, बताइए बताइए। तभी त्रिशा कहती है, बकवास मत कर, बहुत सारी बातें बतानी है तुझे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। ऐसा लग रहा है ना, इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूं, इतना टफ है कि मेरी सांस अटक रही है यार। मुझे पता है कि ये गलत है, पर मैं इसे ठीक नहीं कर पा रही हूँ, मेरे वश में ही नहीं है, क्या करूँ? तभी सारा कहती है, शांत हो जा पहले और सांस ले, अभी सर के पीरियड है, उसके बाद से फिर हम इस बारे में बात करते हैं। और आज तो सर कह रहे थे कि वो किसी पोस्टमार्टम वगैरह का भी। तभी त्रिशा कहती है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। नताशा कहती है, पर अभी तो एक स्टाफ बता कर गए कि हम लोगों को जाना है हॉस्पिटल में आज। वही शायद कोई तो है जिसकी बॉडी को चीर फाड़ करके दिखाने वाले थे, पता नहीं, आई डोंट नो, शायद हो सकता है। तभी त्रिशा डरते हुए कहती है, एक मिनट मेरी बुक पकड़ना। और वो जल्दी से पानी का सिप लेती है और फिर तुरंत ही वो भाग गई थी। इस वक्त वो कैबिन के अंदर पहुंचती है, जहां पर उसने एक भी बार पूछना भी जरूरी नहीं समझा था कि वो अंदर आए या ना आए। अंदर जाती वो जोर से काउंटर पर अपना हाथ मारते हुए कहती है, आपने बोला था ना कि आप वो पोस्टमार्टम वाली चीज़ नहीं करने वाले आज, फिर आप क्यों करने वाले? एक स्टाफ ने जाकर के पूरे क्लास में बता दिया है, अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे किसी की मौत की खबर सुनकर डर लगता है, मेरा दिल इतना मजबूत नहीं है, मैं नहीं देख पाऊंगी किसी को मरा हुआ, प्लीज़। जैसे उसने अपनी पूरी बात खत्म की थी, अविराज जो कि खड़े होते हुए कहते हैं, किसने कहा तुम्हें कि ये सब होने वाला है?
तभी नहीं पता, वहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन देने गया था, बस इस बारे में मुझे भी पता चला और मैं नहीं चाहती, मैं किसी की लाश नहीं देख सकती, प्लीज़। अविराज जो कि उसके बाजू पर धीरे से अपने हाथ रखते हैं और उसे समझाते हुए कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें अभी डर लग रहा है ना, तो ऐसा कुछ नहीं करूँगा मैं। बैठो और पानी पियो। और फिर उसको अपने ग्लास देते हुए कहते हैं, लो। त्रिशा जो शांति से बैठ चुकी थी और फिर धीरे से कहती है, आपको मेरे ऊपर गुस्सा नहीं आएगा? मतलब मैं बिना पूछे यहाँ अंदर आ गई और आपके ऊपर ऐसे चिल्लाने लगी। आई एम सो सॉरी, पर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझसे लाश वगैरह देखी नहीं जाती, मुझे तो ये शब्द बोलने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अविराज उसके सर पर धीरे से अपना हाथ चलाते हुए कहते हैं, इट्स ओके। मैंने कहा ना, आज हम नहीं पढ़ेंगे वो क्लास, आज हम कुछ मस्ती करेंगे, ठीक है? तभी त्रिशा खुश होकर के ये बात सुनती है और फिर पानी का सिप लेते हुए कहती है, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हैं। और ये बोल कर कि वो जैसे अभी खड़ी हुई थी तभी अविराज से कहते हैं, जा रही हो? त्रिशा मुड़ते हुए कहती है, हाँ आप अभी क्लास में आएंगे ना? अविराज उससे कहते हैं, आ रहा हूँ क्लास में। और जैसे ही वो बाहर निकली थी, अविराज जो कि तुरंत ही बेल बजाते हैं और उसी सर्वेश को बुलाते हुए कहते हैं, तुमसे किसने कहा था ये बात पूरे क्लास में बताने के लिए? मैंने मना किया था ना कि आज ये नहीं होने वाला है। तभी वो धीरे से अपना सिर नीचे करते हुए कहता है, वो सर, हमें तो डीन साहब ने बोला था कि आज फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को हॉस्पिटल विजिट कराना है और वो पोस्टमार्टम वाला भी केस आज ही। अविराज उनसे कहते हैं, डीन से मैं बात कर लूँगा, आज त्रिशा का मूड नहीं है तो हम इसे पोस्टपोन कर रहे हैं, किसी और दिन कर लेंगे। और ये बोलने सर्वेश को बाहर भेज दिया था। सर्वेश बाहर जाते हुए कहता है, ये बाप रे बाप, एक लड़की के लिए ये पूरा का पूरा प्लान ही चेंज कर रहे हैं। हॉस्पिटल में विजिट करना था आज, हॉस्पिटल रोज रोज थोड़ी ना खाली रहता स्टूडेंट के लिए। खैर हमको क्या, ये जाने और डीन साहब जाने।